चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इतिहास के दूसरे चैप्टर को देखेंगे। देखिए, दूसरे चैप्टर्स का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। इसको हम लोग बेसिकली समझेंगे और इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में समझेंगे और साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर को भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे ताकि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना? तो प्रश्न उत्तर भी आपका क्लियर होगा और साथ में आपका चैप्टर की जो बेसिक है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। एक बात पहले आप समझ लीजिए कि मैं चैप्टर की हर पॉइंट वाइज बातें मैं आपको बताता हूँ और हर बेसिक बातें अंदर तक की बातें बताता हूँ ताकि आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मतलब छूट नहीं पाए। ठीक है ना? तो सारी बातें ध्यान से समझते चलिएगा। देखो, इतिहास के दूसरे चैप्टर्स का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। तो चैप्टर्स का नाम समाजवाद और साम्यवाद है। तो जरा सा हम लोग समझ लेते हैं कि समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है। देखो, समाजवाद और साम्यवाद में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है ना? दोनों ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जा सके, लेकिन दोनों में एक अंतर पाया जाता है कि एक राज्य को अपनाता है और दूसरा का राज्य को नहीं अपनाता है। यानी समाजवाद राज्य को अपनाने का काम करता है लेकिन साम्यवाद राज्य को नहीं अपनाता है, राज्य को मिटाने का काम करता है। ठीक है ना? एक देश को ही सिर्फ लागू करेगा और देश में एक ही शासन रहेगा, वही शासन सब काम करने का काम करेगा। ठीक है ना? यानी समाजवाद क्या होता है? समाज के किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो लिख सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसा विचारधारा है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ठीक है ना? और साम्यवाद भी वैसा ही है कि साम्यवाद भी एक ऐसा विचारधारा है जो समाज के किसी लोगों के संग भेदभाव नहीं करता है। ठीक है ना? लेकिन अंतर इतना है बुआ, देखो, समाजवाद राज्य को अपनाता है लेकिन साम्यवाद राज्य को नहीं अपनाता है। साम्यवाद क्या करता है? राज्य को नहीं अपनाता है। ठीक है ना? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर दे समाजवाद किसे कहेंगे तो लिखिएगा समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के किसी वर्ग के साथ, समाज के किसी भी लोग के साथ भेदभाव नहीं करता है, लेकिन समाजवाद राज्य को अपनाता है। और साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद लोगों के संग भेदभाव तो नहीं करता है लेकिन वो राज्य को नहीं अपनाता है। और ये साम्यवाद समाज को दो भागों में बांटने का काम करता है। और पूछेंगे भाई कैसे? देखो, साम्यवाद जो होता है ना, समाज को दो भागों में बांटती है। एक क्या होता है, मान लो कि एक समाजवाद क्या राज्य को नहीं अपनाएगी तो भाई देश ना रहेगा। जब राज्य को नहीं अपनाएगा, मान लो भारत देश है, अब भारत देश में राज्य नहीं रहेगा तो पूरा देश ना रहेगा। तो ये जो साम्यवाद होती है ना, समाज को दो वर्ग में बांटने का काम करती है, समाज का दो भागों में वर्गीकरण कर देती है। एक शोषक वर्ग और दूसरा का शोषित वर्ग। शोषक वर्ग को पूंजीपति वर्ग भी कह सकते हैं और शोषित वर्ग को गरीब कहा जाता है, जिसको अमीर लोग क्या करते हैं? नोचते हैं। तो समाज का वर्गीकरण दो भागों में वर्गीकरण करने का काम कौन करता है? साम्यवाद करता है। साम्यवाद समाज को दो भागों में बांटेगा, अमीर और गरीब। अमीर और गरीब यानी शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग का मतलब अमीर लोग और शोषित वर्ग का मतलब होता है गरीब लोग। यानी समाज का दो भागों में वर्गीकरण करने का काम करता है साम्यवाद। ठीक है ना? अब देखो, समाजवाद और साम्यवाद आपको समझ में आ गई। अब इस चैप्टर की हम लोग बातें चलते हैं। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है समाजवाद की उत्पत्ति। आखिर समाजवाद की उत्पत्ति का कारण क्या हुआ? आखिर समाजवाद इस दुनिया में क्यों आई? समाजवाद लाने का रीजन क्या हुआ? देखो, समाजवाद लगभग 18वीं शताब्दी से ही आने लगी थी। ठीक है ना? और 19वीं शताब्दी आते आते इसका जो मतलब ये जो समाजवाद था, समाजवाद जो था ना, ये पूरे देश में अपना परचम लहराने को आने वाला था। यानी देखो, कहीं ना कहीं अगर समझी जाए तो पहले के जो पूंजीपति लोग हुआ करते थे, अब देखो पूंजीपति क्या होता है? पूंजीपति का मतलब अमीर लोग होता है। यानी जो पूंजीपति लोग हुआ करते थे वो गरीबों का शोषण करते थे, उनको नोचते थे और उनसे ज्यादा मात्रा में काम करवाकर उनका जो पैसा था, मजदूरी, वो भी नहीं देते थे। यानी सिर्फ शोषण करना जानते थे और गरीब किसान शोषित होना जानते थे। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण पूंजीपति लोग, अमीर लोग क्या करते थे? बहुत ज्यादा शोषण करते थे। तो इसके आधार पर समाज का दो भागों में वर्गीकरण हो गया था। एक शोषित वर्ग, दूसरा का शोषक वर्ग, मतलब पूंजीपति वर्ग और दूसरा का शोषित वर्ग, यानी अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। यानी समाज का दो भागों में वर्गीकरण किस आधार पर हो गया? एक तो जनता का जो शोषण करता था, एक जो किसान के, एक मजदूर का शोषण करता था, और दूसरा का जो शोषित होता था, जिसको नोचने का काम करती थी पूंजीपति लोग। यानी समाज दो भागों में बढ़ चुका था, एक राज करने वाला और दूसरा का सब सहन करने वाला, यानी एक अमीर लोग और दूसरा का गरीब लोग। समाज दो भागों में क्या हो चुका था? बढ़ चुका था। तो भाई कुछ विचारकों ने ये देखा, विचारकों ने कि भाई देखो, ये गरीब के संग इतना अत्याचार कर रहा है, इसको नोच रहा है, उसको मजदूरी गरीब से काम करवा, लेकिन गरीब का पैसा उसा नहीं दे रहा है। मतलब गरीब अगर 24 घंटे काम करेंगे ना तो उसको 1-2 घंटे का हिसाब दी जाती थी। और आज के लोग हैं, आज जितना काम करते हो उतना घंटे का पैसा आप कहीं भी लेते हैं, छोड़ते नहीं है। देखो बुआ, तो यही रीजन था। कुछ ऐसे समाज विचारक लोग आए जो समाजवाद लाना चाहते थे। समाजवाद का मतलब समाज में वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी के संग
भेदभाव नहीं करना है, उनका अधिकार देना है। यानी समाजवाद आने का सबसे बड़ा या समाजवाद की उत्पत्ति का सबसे बड़ा रीजन मजदूरों को उसका हक दिलाना, किसानों को उसका हक दिलाना, गरीबों को उसका हक दिलाना था, और साथ में जो भेदभाव थी अमीर और गरीब की उस सबको मिटाना था। तो समाजवाद की उत्पत्ति क्यों हुआ? तो गरीबों का बहुत शोषण हो रहा था, मजदूरों का शोषण हो रहा था, किसानों का शोषण हो रहा था। इस सब मिटाने के लिए समाजवाद की उत्पत्ति हो चुकी थी। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया समाजवाद क्यों आया। अब देखो आगे समझते हैं, इसमें एक चीज आते हैं। देखो समाज का वर्गीकरण दो वर्गों में वर्गीकरण हो चुका था, एक शोषक वर्ग, दूसरा का शोषित वर्ग। शोषक वर्ग को पूंजीपति भी कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है, आगे यूज करना होगा, पूंजीवाद किसे कहते हैं। आपके किताब में ये प्रश्न में दिया कि पूंजीवाद क्या है, समझाइए, या पूंजीवाद किसे कहते हैं। देखो पूंजीवाद एक राजनीतिक और आर्थिक संस्था होती है जिसमें सारा संपत्ति और सब चीज निजी संस्था के पास होती है। यानी पूंजीवाद राजनीतिक और आर्थिक संस्था होती है जिसमें निजी लाभ और निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। यानी सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोची जाती है, दूसरों को नोचने का काम किया जाता है। यानी अपनी संपत्ति, अपने लाभ के बारे में सोची जाती है, उसको बढ़ावा दी जाती है और दूसरे को नोची जाती है। ठीक है ना, तो पूंजीवाद पूछेगा किसे कहते हैं, तो लिखिएगा पूंजीवाद एक राजनीतिक और आर्थिक संस्था है जिसमें अपने लाभ और अपने संपत्ति को बढ़ावा दी जाती है। बस इतनी बातें लिखनी है। अब आगे समझते हैं। देखो ये पहला पॉइंट था समाजवाद की उत्पत्ति। अब दूसरा का आपका पॉइंट आ रहा है यूटोपियन समाजवादी। अभी तक मैंने बताया कि कुछ विचारक लोग आए जो समाजवाद की उत्पत्ति किए। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले समाजवाद की उत्पत्ति करने वाले लोग थे यूटोपियन लोग। यूटोपियन लोग किसे कहते हैं? देखो यूटोपियन लोग क्या है, कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवादी आए थे उसको यूटोपियन समाजवादी कहते हैं, और कार्ल मार्क्स के बाद जो समाजवादी आए हैं उसको वैज्ञानिक समाजवादी के नाम से हम लोग जानते हैं। देखो समझिएगा थोड़ा सा, मतलब क्या है कि समाजवाद की उत्पत्ति हो गई तो कुछ विचारक लोगों ने समाजवाद लाने का काम किया था। वो विचारक लोग आपको जानना है यूटोपियन समाजवादी में। तो यूटोपियन समाजवादी कौन थे? तो बोलिएगा कार्ल मार्क्स से पहले जो समाजवादी आए थे उसको यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। तो यूटोपियन समाजवादी में कौन कौन थे? यूटोपियन समाजवादी एक विचारक लोग थे, इसमें 4 लोग थे। पहले लोग थे सेंट साइमन। कौन थे? सेंट साइमन। सेंट साइमन का कहना था कि राज्य और समाज को इस प्रकार मिला दिया जाए, इस प्रकार उसका गठन कर दिया जाए कि लोग एक दूसरे का शोषण नहीं करे, शोषित वर्ग शोषक वर्ग का शोषण नहीं करे। मतलब कहने का मतलब अमीर गरीब का शोषण नहीं करे या गरीब अमीर का शोषण नहीं करे या गरीब अमीर से नोचा नहीं जाए। तो सेंट साइमन कहना चाहते थे, सेंट साइमन, कि राज्य और समाज का इस तरह से गठन कर दिया जाए कि एक दूसरे का कोई शोषण नहीं करे। उसके बाद दूसरा का विचारक थे चार्ल्स फॉरियर। कौन थे? चार्ल्स फॉरियर। ये कहते थे ना कि समाज में जो भी व्यक्ति हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको कुछ ना कुछ काम करनी चाहिए अपनी जीवनी चलाकर, तभी उसका अस्तित्व आगे उठ सकता है। संघर्ष करनी चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसा कौन कहते हैं? चार्ल्स फॉरियर कहते हैं। उसके बाद अगला है लुई बला। देखो तीसरा का जो आदमी थे विचारक वो लुई बला थे यूटोपियन समाजवादी में। लुई बला कहते थे कि हमें आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है, क्योंकि जब तक किसानों को मजदूरों को अधिकार नहीं मिलेगा सत्ता में तब तक कैसे मतलब समाज का सुधार होगा। जब तक राजनीतिक सुधार नहीं होगा तब तक आर्थिक सुधार नहीं हो सकता है। इसी कारण से लुई बला ने बोला कि हमें आर्थिक नहीं सामाजिक सुधार पर ध्यान देनी चाहिए। और चौथे जो विचारक थे उनका नाम था रॉबर्ट ओवेन। अब पूछता भी कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ के रहने वाले थे? तो भाई इंग्लैंड के रहने वाले थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किताब में दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो रॉबर्ट ओवेन क्या थे? रॉबर्ट ओवेन एक ऐसा विचारक थे, ये स्कॉटलैंड में अपना फैक्ट्री स्थापित कर दिए थे ताकि मजदूरों को हेल्प कर सके। तो यूटोपियन समाजवादी में मात्र 4 गो विचारक आते हैं जो समाजवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। कौन कौन? सेंट साइमन। सेंट साइमन का कहना था कि राज्य और समाज को इस तरह गठित कर दिया जाए, इस तरह मिला दिया जाए कि लोग एक दूसरे का शोषण नहीं करे। और दूसरा जो थे चार्ल्स फॉरियर, ये कहते थे कि हर व्यक्ति को अपने आप को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। तीसरा था लुई बला। लुई बला कहते थे कि राजनीतिक सुधार जरूरी है। और चौथा थे रॉबर्ट ओवेन। ये स्कॉटलैंड में मजदूरों के शोषण के लिए, मजदूरों को मतलब शोषण से बचाने के लिए, मजदूरों को काम देने के लिए इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर दिया था। स्कॉटलैंड में फैक्ट्री स्थापित कर दिया था। यानी अगर देखी जाए तो रॉबर्ट ओवन फैक्ट्री को बढ़ावा देना चाहते थे जिससे मजदूर पैसा कमाकर अपना जीवनी अच्छी मात्रा में चला सकते थे। तो पूछता है कि यूटोपियन समाजवादी कौन कौन थे, या यूटोपियन समाजवादी के विचारों को लिखे। ऐसा आपकी किताब में प्रश्न दिया है, देखिए मैं प्रश्न दिखाता हूँ आपको।
देखो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय में आपका प्रश्न है 5 नंबर एनसीईआरटी का, देख सकते हैं एनसीईआरटी का दीर्घ उत्तरीय का 5 नंबर प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें। तो आपको लिखना है कि यूटोपियन समाजवादी, कार्ल मार्क्स के पहले वाले समाजवादी को यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। यूटोपियन समाजवादी में 4 तरह के विचारक आते हैं, चारों का नाम लिखना है, चारों की चर्चा कर देना है। तो आपका 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्लियर हो जाएगा प्रश्न, ठीक है ना। 5 नंबर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया कि यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। तो मैं फिर आपको प्रश्न नहीं बताऊंगा, सिर्फ समझा दे रहा हूं। यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करने के लिए बोला दीर्घ उत्तरीय में, तो लिखिएगा कार्ल मार्क्स से जो पहले समाजवादी आए थे उसको यूटोपियन समाजवादी कही जाती है। यूटोपियन समाजवादी में निम्नलिखित विचारक आते हैं। सबसे पहला सेंट साइमन, लिखिएगा सेंट साइमन समाज को इस तरह से गठित करना चाहते थे, राज्य और समाज को इस तरह से मिलाना चाहते थे कि लोग एक दूसरे का कतई शोषण नहीं कर सके, सारे लोग मिलजुल कर है, सारे लोग मतलब लोगों में भेदभाव नहीं रहे। और दूसरा का चार्ल्स फॉरियर, ये चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ काम करे, वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए और अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए। तीसरा लुई बेला कहते थे कि हमें आर्थिक सुधार नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है। जब तक राजनीति में मजदूरों का, किसानों का वर्चस्व नहीं बनेगा तब तक उसमें कोई सुधार हो नहीं सकता है। और चौथा रॉबर्ट ओवन जानते थे कि मजदूरों में सुधार तभी होगा जब अपने समाज में फैक्ट्री की ज्यादा मात्रा होगी। इसी कारण से रॉबर्ट ओवन जो थे वो स्कॉटलैंड में अपना फैक्ट्री बैठा दिए थे और फैक्ट्री बैठाने के बाद मजदूरों को बहुत ज्यादा मात्रा में काम दे दिए थे, ठीक है ना। यानी रॉबर्ट ओवन जो थे ना फैक्ट्री को बढ़ावा देने का काम करते थे। अब क्वेश्चन करता है रॉबर्ट ओवन कहाँ के रहने वाले थे, तो इंग्लैंड के, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में दिया है, देखिए यहाँ पर डॉट वाला जो प्रश्न है ना, डॉट वाला, उसमें 4 नंबर देखिए डॉट वाला बोला है कि रॉबर्ट ओवन डॉट का निवासी था। तो याद देखिएगा इंग्लैंड का निवासी था, भर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए इतना तो आपको प्रश्न समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं यूटोपियन समाजवादी, आपको समझ में आ गई। तो यूटोपियन समाजवादी भी क्या लाना चाहते थे, समाजवाद लाना चाहते थे। अब उसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स के जो जीवनी था, कार्ल मार्क्स का जो समय चल रहा था, चाहे कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद था उसको वैज्ञानिक समाजवाद कही जाती है। पूछता भी है कि वैज्ञानिक समाजवाद किसे कहा जाता है, चाहे किसके समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स के समाजवाद को, ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स भी क्या थे, एक समाजवादी थे। ये समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। तो अभी समाजवाद की स्थापना की बात चल रही है। तो यूटोपियन समाजवादी थे, फिर आगे कार्ल मार्क्स आ गए। तो कार्ल मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कही जाती है। अब देखो कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। पूछता भी है कि कार्ल मार्क्स के जीवनी और उसके सिद्धांतों को लिखे 5 नंबर में पूछता है। मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मन के यहूदी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था, यहूदी परिवार में हुआ था। यहूदी के संग बड़ा अत्याचार होता था। इसी कारण से कार्ल मार्क्स के पिता जो थे वो ईसाई धर्म को आगे चलकर अपना लिए थे। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मन के यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। क्या नाम था, हेनरिक मार्क्स था। वो पेशे से प्रसिद्ध एक वकील थे। आगे चलकर वो किस धर्म को अपनाए थे, ईसाई धर्म का। और ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है, बाइबिल है। याद देखिए क्या है, बाइबिल है। अब देखो कार्ल मार्क्स के बचपन का जो मित्र था, मतलब जो गर्लफ्रेंड था किनके, कार्ल मार्क्स के जो बचपन का गर्लफ्रेंड था उन्हीं से शादी हो गया था, जिनका नाम था जेनी। मतलब कार्ल मार्क्स के बचपन का जो मित्र जेनी था, जेनी लड़की का नाम था जेनी, उसी से इनका शादी होता है। कब, 1843 ईस्वी में। पूछता भी है कार्ल मार्क्स के बचपन का मित्र का क्या नाम था, जेनी था, जिससे उनकी शादी हुई। कब शादी हुई थी, 1843 ईस्वी में। किस लड़की से उनकी शादी हुई थी, तो जेनी नाम की लड़की से शादी हुई थी, वो उनके बचपन का मित्र थी। अब देखो आगे चलकर उनको पेरिस में क्या होता है, कार्ल मार्क्स को फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात होती है और उनसे उनकी दोस्ती हो जाती है। दोनों में दोस्ती एकदम गहरी हो जाती है और कार्ल मार्क्स एंगल्स के विचारों से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और उनके विचारों से प्रभावित होने के बाद 1848 में समाजवादी पत्र प्रकाशित करते हैं। मतलब समाजवादी घोषणा पत्र को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। इस समाजवादी घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। मतलब एंगल्स के विचार से कार्ल मार्क्स बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, जिसके कारण से समाज को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। कौन, कार्ल मार्क्स कोशिश करने लगते हैं। अब समाज को विकसित करने के लिए उन्होंने सबसे पहला घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, जिसका नाम था समाजवादी घोषणा पत्र। इसको आधुनिक समाजवादी का जनक कहा जाता है। इसका मेन उद्देश्य था कि समाज का विकास किया जाए, समाज में जो शोषित और जो शोषक वर्ग है उन दोनों के बीच के भेदभाव को मिटा दिया जाए और पूंजीपति वर्ग को, शोषक वर्ग को खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना। ये कार्ल मार्क्स पूछता भी समाजवादी घोषणा पत्र की स्थापना या प्रकाशन कौन किए थे, तो कार्ल मार्क्स किए थे। कब किए थे, 1848 में। अब पूछता है आधुनिक समाजवाद का जनक किसको कहें, समाजवादी घोषणा पत्र को क्या कहते हैं, तो आधुनिक समाजवाद का जनक कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे चलकर 1867 ईस्वी में वो दास कैपिटल नामक
पुस्तक की रचना करते हैं। इसको समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। जो दास कैपिटल पुस्तक था उसको किसका बाइबिल कहा गया? तो समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। क्या क्या कहा गया? समाजवादियों का बाइबिल उसे कहा गया। अब पूछता है दास कैपिटल किन की रचना? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो दास कैपिटल किन की? कार्ल मार्क्स की रचना है, ठीक है ना। अब देखो कार्ल मार्क्स जो है ना, कार्ल मार्क्स एक नारे देते हैं, मजदूर एक हो जाओ, मजदूर एक हो जाओ और अपने हक के लिए क्या करो? पूंजीपति से, सरकार से लड़ने का काम करो। तो ये नारा किन का था? ये नारा कार्ल मार्क्स का था, ठीक है ना। आगे चलकर लंदन में 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। यानी कार्ल मार्क्स क्या थे? एक समाजवादी थे, मतलब एक ऐसा विचारक थे जो समाजवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। यानी शोषित वर्ग और शोषक वर्ग के बीच क्या करना चाहते थे? इस तरह से रिलेशन स्थापित कर देना चाहते थे ताकि दोनों में कोई भेदभाव नहीं रहे। समाजवाद का मतलब ये होता है कि किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होगा, समाज के किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हो जाती है? 1883 ईस्वी में लंदन में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले बहुत वो काम करते हैं, वो बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संघ भी किए थे। देखिए तो उनके थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। वो कौन कौन सा सिद्धांत दिए थे? तो 5 सिद्धांत दिए थे। अब पूछता है कि कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखो, तो जीवनी यहां से यहां तक है, देखिए ये जीवनी है और सिद्धांत ये है। तो कार्ल मार्क्स के पहला सिद्धांत था द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। देखो द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या होता है कि मतलब लोगों को भौतिक नजरिए से भी क्या करी जाए? टेंड करी जाए। लोग यदि अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो ये मतलब ये मत भरना चाहते थे किसानों में कि तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो। जब तक तुम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे ना तब तक तुम्हें अपना अधिकार नहीं मिलेगा। यानी इनका पहला सिद्धांत था द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। और दूसरा का इनका सिद्धांत था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग के जो भी निम्न लोग हैं उनको संघर्ष करना होगा तभी जाकर उनको उनका हक मिलेगा। रियल सत्य है, आजकल हक मांगने से नहीं मिलता है बाबू, हक छीनना पड़ता है। कहीं से हक छीनोगे तभी तुमको हक मिलेगा, नहीं तो दुनिया में सब लूटने वाला ही बैठा है, सब आएगा सब लूट के लेकर चला जाएगा। तो हक मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है। तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था वर्ग संघर्ष का स्थापना या सिद्धांत था, ठीक है ना। और तीसरा था इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इसकी व्याख्या थोड़ा सा उन्होंने जोर शोर से किया था। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या उन्होंने किया था। देखिए इतिहास की भौतिकवादी उनकी व्याख्या थी, वो कहना चाहते थे कि संसार में परिवर्तन जरूरी होता है, समाज में परिवर्तन जरूरी होता है। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा ना तब तक उस समाज का विकास नहीं हो पाएगा। जैसे उन्होंने बोला कि समाज का ये जो समाज चलिए इसका विकास का 6 चरण हो गया, यानी समाज के परिवर्तन के 6ठा चरण आने वाला है। तो 6 ऐतिहासिक चरण में पहला चरण था आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग का मतलब कहता होता है कि मनुष्य आदिम के जैसा जानवरों के जैसा फिर चलना स्टार्ट किया, तो जानवरों का युग एक तरह का हो गया था। और दूसरा का दास्ता का युग, फिर राजाओं का ये सब आ गया, ठीक है ना। राजाओं का दास्ता युग मतलब गुलाम का युग आ गया। फिर उसके बाद सामंती युग, सामंती का मतलब जमींदारों का, सामंतों का अधिकार आया था। फिर पूंजीवादी युग आ गया, धनी मनी लोगों का युग आ गया। और फिर आगे ये कौन सा युग आने वाला है? समाजवादी युग आ गया। और फिर बोल रहे हैं कि समाजवादी युग के बाद साम्यवादी युग आएगा। तो अभी समाजवादी युग है क्योंकि ये राज्य को अपनाए बैठा है। समाजवादी युग राज्य को अपना कर बैठा है, ठीक है ना। अपना इंडिया समाजवादी युग को अपना कर बैठा है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये 6ठा चरण भी आएगा साम्यवादी युग, और आने वाले समय में राज्य को खत्म कर दिए जाएंगे क्योंकि साम्यवादी युग राज्य को नहीं अपनाता है, साम्यवाद राज्य को कभी नहीं अपनाता, समाजवाद राज्य को अपनाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला था कि संसार में परिवर्तन जरूरी है। जैसे परिवर्तन हुआ आदिम युग के बाद दास्ता युग, दास्ता युग के बाद सामंती युग, सामंती युग के बाद पूंजीवादी युग, पूंजीवादी युग के बाद समाजवादी युग, और समाजवादी युग के बाद साम्यवादी युग जरूर आएगा। तो उन्होंने बताया ऐतिहासिक, इन्होंने इतिहास की भौतिकी व्याख्या, जब भौतिकवादी की व्याख्या करी तो उन्होंने बताया कि समाज का परिवर्तन जरूरी होता है, ठीक है ना। इनका चौथा जो सिद्धांत था वो मूल और अतिरिक्त मूल का सिद्धांत था। यानी किसान जो मेहनत करते हैं उसको तो पैसा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी उनको कुछ ना कुछ पैसे मिलना चाहिए। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। कैसे? अगर मान लीजिए मैं सरकारी नौकरी करता हूं तो भाई मैं रिटायर हो जाऊंगा वहां से, तो मुझे रिटायरमेंट का पैसा पेंशन आना चाहिए। तो उन्होंने ये भी सिद्धांत दिया था कि मूल्य तो मुझे मिले लेकिन उसके अतिरिक्त भी मुझे मूल्य मिलना चाहिए। और 5वां इनका जो सिद्धांत था राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। मतलब राज्य को समाप्त करके राज्य समाज के जो भी लोग हैं उन सभी को क्या करना? मिला देना, सभी को मिलाकर ऐसे मिला देना है कि एक दूसरे का वो शोषण नहीं करे। यानी अगर कुल देखी जाए तो मार्क्स के 5 सिद्धांत थे। पहला द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा का इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, और चौथा था मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और 5वां था राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। ये मार्क्स के क्या थे? सिद्धांत थे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन,
ये आपको ऐतिहासिक भौतिकवादी, ये तीसरकी बात को उन्होंने बहुत ज़्यादा व्याख्या करी थी, इसी कारण से मैंने यहाँ पे इसकी व्याख्या कर दी है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ से किताब में आपको क्वेश्चन क्या किया है, इसको भी जरा से हम लोग देखते हैं और क्लियर करते चलते हैं। देखिए सबसे पहली बात आप ये समझिए, देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया, 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो कार्ल मार्क्स की जीवनी में यहाँ पर लिख दिया हूँ कि उनका जन्म इतना इतना तारीख होता है, उनके पिता का नाम है, उनकी बचपन का मित्र जेनी से 1843 में शादी हुआ था, ये सब बातें वो क्या करना, लिख देना है। और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में लिखना, तो ये चारों सिद्धांत पांचों लिख देना, आपको हो जाएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं, दीर्घ उत्तरीय का आपका 4 और 5 दोनों प्रश्न क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसके अलावा भी अगर क्वेश्चन देखते हैं, उसके अलावा भी अगर क्वेश्चन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो पूंजीवाद क्या है मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ पूंजीवाद क्या है, ठीक है ना। पूंजीवाद राजनीतिक और एक आर्थिक संस्था होती है जिसमें अपने लाभ और अपने संपत्ति के बारे में सोची जाती है। उसके बाद आगे देख सकते हैं, बस इसमें भी एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आगे सारा क्वेश्चन आपका धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, एक क्वेश्चन बचेगा नहीं। जैसे जैसे प्रश्न आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपका पॉइंट क्लियर कराते जाऊंगा, ठीक है। तो आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या समझ में आ गई। अब चलते हैं, मार्क्स ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया था, ठीक है ना। तो मार्क्स तथा कार्ल मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का मतलब क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का विचार व्यक्त किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, और उसका श्रेय कार्ल मार्क्स को ही जाता है। देखिए तो हम जान रहे हैं मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये जो संघ था 1864 ईस्वी में बुलाया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसका श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो संघ था वो 1864 में बुलाया गया था, और इसको बुलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था मजदूरों का विकास करना, मजदूरों के अधिकार को दिलाना। इस सम्मेलन का, इस संघ का मेन उद्देश्य यही था। उसके बाद इसमें पूंजीवादी व्यवस्था को, पूंजीपति युग को खत्म करना था, मतलब पूंजीवाद को पूरी तरह से क्या करना था, खत्म करना था। और इसी में एक नारा दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। इसलिए मजदूर लोगों, किसान लोगों, अपना अधिकार पहचानो और अपने कर्तव्य के लिए लड़ो, और अपने कर्तव्य को पहचानो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसा नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में उन्होंने ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ठीक है ना। तो ये था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है ना। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1883 ईस्वी में, देख सकते हैं, बताए थे आप, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद फिर एक और अंतर्राष्ट्रीय संघ बुलाई जाती है। वो अंतर्राष्ट्रीय संघ, उसको द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में बुलाई गई रहती है। कहाँ बुलाई गई रहती है, पेरिस में। देखो ये 14 जुलाई 1889 को पेरिस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया रहता है। इसमें लगभग 400 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और इस प्रतिनिधि का, इस सम्मेलन का, इस अंतर्राष्ट्रीय संघ का मेन उद्देश्य था मार्क्सवादी समाजवाद को फैलाना। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में मार्क्सवादी विचार प्रकट किया गया था, उसी को फैलाना उद्देश्य था, किसमें, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में उसी को फैलाना उद्देश्य था, ठीक है ना। उसके बाद 1 मई को क्या हुआ कि सारे मजदूर को इकट्ठा किया गया और मजदूरों से बोला गया कि हर साल आप लोग क्या करेंगे, 1 मई को मजदूर दिवस मनाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, 1 मई को मजदूर दिवस मनाएंगे। तो उसी दिन उन्होंने क्या किया कि 8 घंटे के लिए कार्य को बाधित कर दिया, और बोला कि आज हम लोग 8 घंटे तक मजदूर के रूप में, मतलब एक तरह समझिए कि दिवस मनाएंगे, एकदम कोई काम दाम नहीं करेंगे, जाम करेंगे, रोड नारा लगाएंगे। हमें मजदूरों को क्या करनी चाहिए, अधिकार देनी चाहिए। यानी अगर देखी जाए तो 1 मई को 8 घंटे तक कार्य दिवस मनाया गया था, 8 घंटे तक, ठीक है ना। और इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में था। कहाँ था इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, यानी इसका जो सचिवालय था, भाई कोई भी पार्टी बना तो उसका सचिवालय तो होगा ही, कोई भी दल बना है तो उसका सचिवालय होगा, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में था। तो 1 मई 1890 ईस्वी को सारा यूरोप और सारा अमेरिका ने क्या किया, हड़ताल कर दिया। वहां के महिला, वहां के पुरुष क्या किए, मजदूरों को लेकर हड़ताल कर दिए। तो उसी दिन से 1 मई को हर साल पूरा विश्व मजदूर दिवस मनाता है, खाली इंडिया नहीं, पूरा विश्व मजदूर दिवस मनाता है। क्योंकि 1 मई को सारा अमेरिका, सारा यूरोप के लोग हड़ताल कर दिया था कि नहीं हमें अधिकार मिलनी चाहिए, नहीं हमें अधिकार मिलनी चाहिए। तो मजदूरों से लेकर सब हड़ताल कर दिया था। तो हर वर्ष इसी कारण से विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद वहां के मजदूरों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर जोर डाला कि नहीं भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम किसी का गुलाम नहीं रहेंगे। उसमें कोई ना कोई देश किसी ना किसी का गुलाम था ही, ठीक है ना। कोई ना कोई राजा आक्रमण करके उसको अपना गुलाम बना ही लिया था। जैसे इंडिया अंग्रेजों का गुलाम हो गया था।
ठीक है ना। तो उसी समय राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर जोर डाली गई। तो ये था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति क्या थी। देखो अगर 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी वो नवंबर में पूरी तरह से क्लियर हो गई थी, नवंबर तक संपन्न हो गई थी, वो भी लेनिन के नेतृत्व में संपन्न हो गई थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं 1917 की बोल्शेविक क्रांति भी थोड़ा सा समझेंगे, इसका मेन पॉइंट आपको आगे जानना है। देखो इस क्रांति को 1917 की बोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति के भी नाम से जानी जाती है, यानी रूस की क्रांति के चाहे रूसी क्रांति के भी नाम से जानी जाती है, इसका दूसरा नाम है। उस समय रूस में शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय का शासन था। इस क्रांति का मेन उद्देश्य था जार निकोलस को समाप्त करना, जार निकोलस द्वितीय को समाप्त करना। और रूस में जार का मतलब होता है सम्राट। अब एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन करता है कि रूस में जार का मतलब क्या होता है। देखो भाई, रूस में जार का मतलब होता है सम्राट, ठीक है ना, रूस का सम्राट। तो इस क्रांति का बोल्शेविक क्रांति का मेन उद्देश्य था जार निकोलस द्वितीय का शासन समाप्त करना और वहां पर लोकतंत्र स्थापित करना और साथ में समाजवाद की स्थापना करके पूंजीपति वर्ग को खत्म करना, यानी पूंजीवाद का अंत कर देना। इस क्रांति का मेन उद्देश्य यही था। और साथ में किसानों को सत्ता में यानी राजनीति में क्या करना? अधिकार दिलाना। और ये क्रांति आगे चलकर 1917 नवंबर 1917 को पूरी तरह से संपन्न हो गई थी और इसमें सर्वहरा वर्ग की स्थापना करी गई थी। देखो तो ये थोड़ी सी बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ 1917 की बोल्शेविक क्रांति की। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस क्रांति के मेन रीजन होने के क्या कारण थे और कैसे लेनिन ने इस बोल्शेविक क्रांति में अपना वर्चस्व बनाया और कैसे इसको सफल बनाया। तो अभी थोड़ी सी बोल्शेविक क्रांति का मैं आपको सीन दिखा रहा हूं, अभी पूरा पिक्चर बाकी है इसका, आगे आप देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मेन उद्देश्य था पूंजीपति को खत्म कर देना, जार निकोलस के शासन को गिरा देना और जनता को वहां पर अधिकार बना देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस जब जार निकोलस को इस क्रांति के दौरान हटा दिया गया तो वहां पर सर्वहरा वर्ग की स्थापना कर दी गई। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं। चलो बाबू मैं आपको समझा दे रहा हूं सर्वहरा वर्ग क्या होता है। देखो सर्वहरा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें किसान, गरीब, मजदूर सब शामिल होते हैं और सब कोई भाग लेते हैं, सब कोई समान अधिकार दी जाती है। तो ये सर्वहरा वर्ग होता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन करता भी है कि सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं। तो जरा किताब का हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। देखो किताब के लिए प्रश्न उत्तर देखते हैं तो इसमें अति लघु उत्तरीय में आपको चौथा प्रश्न दिया है, चौथा अति लघु उत्तरीय में देखिएगा कि सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं। तो लिखिएगा सर्वहरा वर्ग किसे कहेंगे कि समाज का एक ऐसा वर्ग जिसमें किसान, गरीब, मजदूर सब कोई शामिल हो, उससे सर्वहरा वर्ग कही जाती है। तो इस तरह से आपका ये भी सर्वहरा वर्ग वाला प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। इसमें से भी कोई प्रश्न आपका बन नहीं रहा। अब 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बारे में प्रश्न पूछता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, मिल सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन वाला में क्वेश्चन है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। ये आगे पूछा, देखो 5 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्लास, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो लुई ब्लास, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन देख सकते हैं यहाँ पर। ये चारों क्या है? ये चारों क्या है? तो यूटोपियन समाजवादी है। कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था, तो कार्ल मार्क्स इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है ना। बोल्शेविक क्रांति 7वां बोला, ये कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुई थी। नवंबर 1917 में ये संपन्न हो गई थी, ठीक है। आगे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताते चलूंगा। देखो यहाँ पर रूसी क्रांति के समय शासक डॉट था, डॉट वाला क्वेश्चन में। तो रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। तो यहाँ पर डॉट वाला में 1 नंबर में क्या बनेंगे? जार निकोलस द्वितीय भर देंगे, ठीक है। 4 नंबर तो बता ही दिए थे कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब वैज्ञानिक समाजवाद 5वां देखिए, डॉट वाला में क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो अभी बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको कहते हैं? कार्ल मार्क्स को कही जाती है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपका आते जा रहा है उसको भी मैं क्लियर कराते जा रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी तक आपने इतना समझ लिया और प्रश्न उत्तर जितना अभी तक इससे आनी चाहिए मैंने आपको समझा दिया। अब एक चीज और हम लोग देखते चलते हैं। देखो इतनी समझ में आ गई। 1917 के बोल्शेविक क्रांति का मेन उद्देश्य था जार निकोलस को हटाना, वहां पर पूंजीपति का शासन समाप्त करके जनता का शासन स्थापित करना, मतलब लोकतंत्र स्थापित करना और साम्यवादी व्यवस्था वहां पर लाना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आप देखिएगा। अब हम लोग जैसा ये समझ लेते हैं कि आखिर 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई क्यों थी, इस क्रांति के होने के कारण क्या थे। जैसा इस बात पर हम लोग जोर डालते हैं कि आखिर क्यों 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इस क्रांति के होने के क्या कारण थे, मतलब रूसी क्रांति किन कारणों से हुआ था। देखो 1917 की बोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति भी कही जाती है। तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति किन कारणों से हुआ था, चाहे रूसी क्रांति किन कारणों से हुआ था, जैसा इस बात को अब हम लोग समझते हैं। चलिए अब देखते हैं 1917 के जो बोल्शेविक क्रांति था उसको वो क्रांति होने के क्या रीजन थे, मतलब रूसी क्रांति किन कारणों से हुआ था उसके कारणों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है 1917 के बोल्शेविक क्रांति जिसको रूसी क्रांति के भी नाम से जानते हैं।
आखिर ये क्रांति किन कारणों से हुआ था? पहला देखो, पहला कारण था किन कारणों से हुआ था, इसमें पहला कारण था जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन। मतलब उस समय रूस का जो शासक था वो था जार निकोलस द्वितीय था। तो ये जो शासन करता था ना, लोगों का बड़ी शोषण करता था, जिससे लोग तंग आ चुका था, और लोग तंग आने के बाद लोगों ने क्रांति कर दिया था, जो 1917 की क्रांति का रूप ले लिया था। तो पहला कारण था जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन, ये अच्छा शासन नहीं करता था। और दूसरा का कृषकों को दयनीय स्थिति। कृषक जो रूस था वहां पर किसानों लोगों की स्थिति क्या थी? बहुत दयनीय थी। वो काम कर मतलब किसानों के पास उतना जमीन नहीं थे, उतना पैसे भी नहीं था, और वो करों के बोझ तले, कर के मतलब कर्जा के बोझ तले दबे हुए थे। तो रूस में किसान की भी दयनीय स्थिति थी, जिसके कारण से किसान लोग भी क्रांति पर उतर गए थे। इसका ये भी रीजन बन गया था 1917 की क्रांति का। और दूसरा तीसरा का था मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में किसानों की दयनीय स्थिति थी, मतलब वो काम जितना करते थे उतना उनको पैसा मिल में नहीं करता था, जिसके कारण से वो लोग भी क्रांति कर दिए थे। तो तीसरा का रीजन था मजदूरों की दयनीय स्थिति, वहां पर स्थिति क्या थी? दयनीय थी। और चौथा था औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या मतलब वहां पर रूस में अपने राष्ट्रीय लेवल का कोई कंपनी था ही नहीं। अब विदेशी जो कंपनी था वो तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पर गरीबों का ज्यादा मात्रा में शोषण करवा रहा था, जिसके कारण से औद्योगिकरण की समस्या को लेकर वहां पर लोगों ने क्रांति कर दिया। और ये भी रीजन बन गया था 1917 की बोल्शेविक क्रांति का। और छठा था, पांचवा था रूसीकरण की नीति। क्या था? रूसीकरण की नीति। रूस का जो राजा था, रूस का उस समय जो सम्राट था, जो जार था, जार निकोलस द्वितीय था, वो जार निकोलस द्वितीय क्या चाहता था कि देखो रूस में मतलब यूरोप जो था चाहे रूस था, वहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग परिवार के लोग रहते थे, अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे। अब जार निकोलस द्वितीय जोर डालने लगा कि नहीं, यहाँ पर सबको एक ही धर्म मानना पड़ेगा, एक ही भाषा बोलना पड़ेगा, एक ही संस्कृति अपनाना पड़ेगा, जिसके कारण से ये भी क्रांति कर दिया। सोचिए भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ही है, आज सरकार बोलने लगे कि नहीं सिर्फ हिंदू धर्म को यहाँ पर अपना कराना, तो होगा कि लोग क्रांति कर देगा, अपने में गृह युद्ध हो जाएगा, कट लड़ के मर जाएगा लोग। तो कहीं ना कहीं रूसीकरण की जो नीति थी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही थी, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय चाहता था कि यहाँ पर जो भी अलग अलग धर्म के लोग हैं वो सब एक ही कास्ट, एक ही धर्म, एक ही भाषा बोलने लगे, एक ही जात को अपना ले, ठीक है ना। इसी कारण से वहाँ पर ये भी 1917 की बोल्शेविक क्रांति का कारण बन गया था। उसके बाद छठा देखते हैं तो विदेशी प्रभाव का अभाव। विदेशी प्रभाव के अभाव में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ ना कुछ विदेशी आक्रमण भी क्या किया था, रूस पर आक्रमण कर दिया था। जिसमें पहला युद्ध हुआ था वो था रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध। इसी कारण से प्रथम विश्व युद्ध जो था ना वो सामने आ गया था। अब प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा मात्रा में पराजय हो गई थी। तो क्रीमिया युद्ध की वजह से ही बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ था, और बोल्शेविक क्रांति जो ना और भयंकर रूप लेने लगा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा का विदेशी में आक्रमण था कि जापान से रूस की पराजय हुई थी। जापान एक बहुत छोटा देश पड़ता है, छोटा होते हुए भी रूस को क्या किया था, पराजित कर दिया था, रूस को हरा दिया था। यानी इस क्रांति को 1905 की क्रांति कही जाती है। देखो जापान से क्या हुआ था, रूस की पराजय हो गई थी। और रूस जब जापान से पराजय हो गया था तो उस समय ये जो जार निकोलस था ना, जार निकोलस इस बात को छुपा रहा था कि हम लोग जापान से नहीं आ रहे। जनता को धीरे धीरे मालूम चल रही कि नहीं ये जापान से क्या हो गया, हार गया, जिसके कारण से जनता ने क्या किया, जार निकोलस की आलोचना, उसकी बुराई करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जनता ने उसी दिन नारा लगाया था, रोटी दो की नारा लगाया, और बोला कि मजदूरों को अधिकार दो, किसानों को अधिकार दो। अब भाई तो पहले ही से जार निकोलस हार के आया था, और उसके बाद यहाँ पर जनता नारा लगाने लगा, और साथ में जनता ने क्या किया, सेंट पीटर्सबर्ग महल था जार निकोलस का, उधर नारा लगाते हुए सब निहत्थे लोग बढ़ रहे थे। अब जार निकोलस हार के आया था, तो जार निकोलस जब हार के आया था ना, तो उसी समय लोग क्या किया, नारा लगा रहे थे। जार निकोलस अपन सैनिक को भेज दिया, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दिया था, लाखों लोग मर गया था, खून की नदियां बह रही थी। इसी कारण से इस घटना को हम लोग खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। यानी 9 जनवरी को पुराने कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार, ये जो खून हुआ था जार निकोलस के द्वारा जो हत्या हुआ था, इसको खूनी रविवार कही जाती है। लेकिन नई जो कैलेंडर अभी चल रही है वो 22 जनवरी के नाम से फेमस है। यानी देख सकते हैं रूस की जब पराजय हो गई थी तो 1905 में लोगों ने क्रांति कर दिया था कि रोटी दो। अब रूस से हार के आ गया था, जापान से भाई हार के आ गया था, लोग नारा लगाने लगा, जिसके कारण से रूस ने अपने सैनिक को भेजकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। ये घटना रविवार के दिन हुई थी, इसी कारण से इसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। नई कैलेंडर के अनुसार ये 22 जनवरी को घटना घटी थी, लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को घटना घटी थी, ठीक है ना।
यानी 1905 की क्रांति असफल हो चुकी थी। अब पूछे कभी कल क्वेश्चन करता है कि 1905 की क्रांति को लेके, देखो बुआ 1905 की क्रांति क्या था कि जब जापान से रूस हार कर आया था, तो लोगों को जब मालूम चल गया कि जापान से रूस हार गया है, तो लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया था कि रोटी दो रोटी दो रोटी दो। जनता किसान जो थे, जो मजदूर थे, वो अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे। अब रूस अपने हार की वजह से क्या किया, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दिया, जिसके कारण से ये घटना, लाखों लोग मारे गए। और ये घटना रविवार के दिन हुई थी, इसी कारण से इसको खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जानी जाती है। यह घटना पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को हुई थी और आजकल के कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुई थी। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये सबसे मेन रीजन था खूनी रविवार। 1905 में जब हार के आया था ना, तो निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया। हार के आया था विदेश से, लेकिन अपने देश को आकर मारने लगा था जार निकोलस। बताइए कितना सारा निरंकुश पहले का राजा हुआ करते थे। और सातवां रीजन था रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव और बुद्धिजीवियों का योगदान। मतलब रूस में मार्क्सवाद के विचार से लोग प्रभावित थे और मार्क्सवाद के समाजवाद को अपनाना चाहते थे, जिसके कारण से बहुत सारे बुद्धिजीवी ने, बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया और समाजवाद को बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन वहाँ के जो शासक थे वो समाजवाद को लाना नहीं चाहते थे। जिसमें बुद्धिजीवियों में अगर लेकर चलता है तो लियो टॉल्स्टॉय और वार एंड पीस इन्हीं की रचना है। लियो टॉल्स्टॉय भी समाजवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। मतलब कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद था उसको बढ़ावा देना चाहते थे लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय एक विचारक थे। अब क्वेश्चन करता है कि वार एंड पीस किनकी रचना है, तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया होगा वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। अब 8वां रीजन था बोल्शेविक क्रांति होने के प्रथम विश्व युद्ध से रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध मालूम है आपको 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक है ना, मालूम है 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, रूस हार गया था। क्या हो गया था, रूस हार गया था। यानी अगर देखी जाए, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इस बात को कि भाई मित्र राष्ट्र के संग रूस की सेना भी गई थी युद्ध लड़ने के लिए। अब रूस की सेनाएं हारते जा रही थी, इसलिए आ रही थी क्योंकि उनके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र थे नहीं, पुराने अस्त्र शस्त्र थे और साथ में खाने का अभाव भी था, अच्छे कपड़े नहीं थे, मतलब हर तरह का उनके पास अभाव था, जिसके कारण से रूस की सेना हारते जा रही थी। अब बीच में क्या होता है कि सेना का जो कमान होता है जार निकोलस संभाल लेता है, जिसके कारण से जनता भाग जाता है। अब जब जनता भाग जाता है तो वहां पर जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी, उसका पत्नी का नाम था जरीना। जार निकोलस के पत्नी का नाम था, जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम था जरीना और उसके गुरु का नाम था पादरी। ये दोनों क्या करते हैं, जार निकोलस को गिराने के लिए षड्यंत्र रचते हैं और उसमें क्या होता है कि राजतंत्र नीचे गिर आती है। यानी उस समय अगर देखी जाए तो ये भी सबसे बड़ा रीजन बन गया था कि सेना का कमान जार निकोलस ने क्या किया था, अपने हाथों में आकर ले लिया था। अगर कहीं ना कहीं देखी जाए प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने भी भाग लिया था, लेकिन रूस की हार होते जा रही थी क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे। और अच्छे हथियार नहीं होने का रीजन जार निकोलस द्वितीय था, अपना लाभ देख रहा था लेकिन अच्छा हथियार नहीं रख रहा था। अब सोचिए फुसफुसवा बम लेके प्रथम विश्व युद्ध में जो जाएगा मारने के लिए चिटपुटिया नेहर, तो रह जाएगा वही जाए। तो जार निकोलस की हार हो रही थी। जब जनता को मालूम चला कि भाई ये तो अच्छा हथियार नहीं रखा, जनता ने क्रांति कर दिया था पहले से, उसके बीच में जार निकोलस आया, बोला कि अब हम संभालेंगे। जनता भाग गई छोड़कर, ठीक है ना, जिसके कारण से जार निकोलस द्वितीय के पत्नी जरीना और उसके गुरु का नाम था पादरी, इन दोनों ने षड्यंत्र रचा और राजतंत्र को झुकाने का काम किया। तो ये 8 रीजन थे क्या होने का, 1917 का बोल्शेविक क्रांति होने का। यानी कितने रीजन थे, 8 रीजन थे। जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन, अच्छा शासन नहीं करता था, कृषकों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति और औद्योगिकरण की समस्या, रूसीकरण की नीति और विदेशी आक्रमणकारी भी कुछ युद्ध कर दिए थे और मार्क्सवाद के विचारों से लोग प्रभावित हो गए थे, लेकिन वहां का शासक लाना नहीं चाहता था और प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गई थी। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हमेशा करता है खूनी रविवार क्या है, देखो अभी इसमें समझाए थे हम। देखो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को क्या हुआ था, लोगों ने क्रांति किया था। लोगों ने क्रांति ये किया था ना कि हमें रोटी दो की नारा लगा रहे थे उस समय, ठीक है ना। और उसी समय रूस की हार हुई थी। तो जब 9 जनवरी 1905 को लोगों ने नारा लगाया था कि रोटी दो, तो उस समय रूस हार गई थी। तो हार की वजह से वो निहत्थे लोगों पर क्या किया, उसी दिन गोली चलवा दिया था, निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया, लाखों लोग मारे गए थे उस दिन। तो ये घटना रविवार को हुई थी, इसी कारण से इसको खूनी रविवार कहते हैं या इसको लाल रविवार कहते हैं। यह नई कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को घटनाएं घटी थी। तो आपको समझ में आ गई हुई खूनी रविवार क्या है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपकी किताब में बन रहा है जरा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी देखो साथ साथ क्लियर करना जरूरी, इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन देखते चलिएगा, चैप्टर्स भी तो लंबा है, ये सब चैप्टर थोड़ा सा हट कर भी है। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है
हाँ, अति लघु उत्तरीय में मिला खूनी रविवार किसे कहते हैं, देख सकते हैं। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस के लोगों ने क्रांति किया कि नहीं, रोटी दो की नारा लगाया था, जिसके कारण से रूस उस समय हार गया था। तो उसने क्या किया, निहत्थे लोगों को, अपने ही लोगों पर गोली चलवा दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। और ये घटना रविवार को हुई थी, इसी कारण से इसको खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पर 5 नंबर अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है कि क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी, किसानों की कैसी स्थिति थी, कृषकों की। तो किसानों की स्थिति दयनीय थी। किसानों के पास जमीन नहीं थी अपना खेत बोने के लिए, अगर थे भी तो कर्ज के तले इतना दबे थे कि खेती गृहस्थी कर ही नहीं सकते थे। तो किसानों की स्थिति क्या थी, बहुत दयनीय थी। तो 5वां क्वेश्चन भी यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर आगे क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कोई क्वेश्चन मिले, यहाँ देखो, रूसी क्रांति किन्हीं 2 कारणों का लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति चाहे बोल्शेविक क्रांति के 2 कारण कोई भी इसमें से लिख दीजिए कि कृषकों की दयनीय स्थिति, चाहे मजदूरों की दयनीय स्थिति, चाहे विदेशी घटनाओं का प्रभाव, कोई भी आपको 2 कारण लिख देना है, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर लघु उत्तरीय का भी क्लियर होगा। अब इसका दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न आ रहा है 1 नंबर, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करना है। तो रूसी क्रांति यही था, बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति एक ही था। तो इन 8 कारणों में से जो कारण 4-5 को मन कर लिख लीजिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन आप कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। और उसके बाद और भी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें बहुत सारा मैंने क्वेश्चन भी आपका क्लियर करवा दिया। अब देखो, इस पार्ट में बस आपका इतना ही रहेगा, ठीक है ना। अगले पार्ट में मैं इसके आगे वाला बात, इसके आगे वाला पॉइंट को समझाऊंगा, और उसमें आपका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन बचा है, उस सबको क्लियर करवा दूंगा, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले पॉइंट को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।